बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या तहरीक इंसाफ के सरबरा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब में बदमाश वज़ीर आला लाने का कोई फ़ैसला कर लिया है? अगर फ़ैसला कर लिया तो किस तरह इसको वो इस मंसूबे को कामयाब करेंगे? और फिर इन्होंने शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी तौर पे निशाना पे क्यों रखा है? और फिर इमरान खान की नवाज शरीफ के नाम एक ऐसी तहरीरी दरख्वास्त जिसका नून लीग वाले कभी जिक्र नहीं करते, ये इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे ओआईसी की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से मीटिंग है, वो कल 11:30 बजे सुबह शुरू होगी और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ज़ाहिर है इफ्तिताई तकरीर उन्होंने करनी है और फिर उसके बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की तकरीर है, फिर मुख्तलिफ़ तकरीर हैं, फिर इमरान खान साहब का ख़िताब है और ये बंद कमरे में ये मीटिंग होगी। इसका जो मकसद है, जो समझ आ रहा है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम किए बगैर, यानी अफ़गान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए बगैर वहाँ लोगों की मदद की जाए। ये अगर तस्लीम हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना, फिर तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। तस्लीम किए बगैर भी मदद हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? तालीम की मद में कुछ चीज़ें होंगी, ख़वातीन की तरक्की के लिए कुछ मामलात होंगे, जो फ़ंड्स फ्रीज़ किए हुए हैं, फ़ंड्स या उनके असासे मुंजमद किए हुए अमेरिका ने, उनकी बहाली के लिए कुछ हो सकता हो, कुछ डोनेशंस हों, जैसे यूएन से डोनेशंस मिली हैं इब्तदाई दिनों में, अगस्त सितंबर में अफ़गानिस्तान को, उस तरह का ये मामला मुझे लग रहा है। लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो यहाँ हो गया है, उसकी वो सूरत जो है वो ये है कि वो समझा जा रहा था कि टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक जैली विंग है अफ़गान तालिबान का। अफ़गान तालिबान कहते रहे कि नहीं यार उस तरह नहीं है हमारा, नहीं। अब देखें, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं या तालिबान हुकूमत है, उसके लिए या तालिबान के अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उसके जवाब में टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं? टीटीपी वाले जो तोसीह थी अमन माहदे की, 1 महीने की सीज़ फायर कर लें आप, उसमें उन्होंने तोसीह नहीं की। और पाकिस्तान की तरफ से कल मैंने कुन्नड़ का एक बयान किया था कि उनके कोई लीडर हैं नायब साहब मौलवी फ़कीर मोहम्मद, वो बच के निकल गए एक हमले से। पाकिस्तान की हुकूमत ने और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उस हमले का कोई ज़िक्र नहीं किया। वो एक तस्वीर मुझे किसी ने भेजी है, किसी सोर्स से मैंने हासिल की है, वो जो हमला हुआ है जिसके बारे में शक है कि वो ड्रोन हमला था। और लेकिन जो तालिबान के कुछ तर्जमान हैं उन्होंने ये कहा है कि नहीं वो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, लेकिन वो मौलवी फ़कीर मोहम्मद निकल गए। तो आज थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कोयटा में शारा इकबाल पे एक धमाका हुआ है। वो किसी जो धमाका खेज मवाद था वो मोटरसाइकिल में कुछ पाया हुआ था और एक शख्स जो है वो शहीद हुए हैं, 10 ज़ख्मी हैं, 3 ख़वातीन और एक बच्चा भी ज़ख्मी में शामिल है। ये वो वारदातें हैं। एक तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ टीटीपी वाले ये हरकत कर रहे हैं। इसका मतलब वो किसी के भी सगे नहीं हैं, वो किसी के भी साथ, वो उनकी वो कह लें मोहब्बत अफ़गान तालिबान के साथ, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं शायद उनके ऊपर जो उन्होंने छत्रछाया की हुई थी कुछ अर्सा पहले, वो उन्होंने हाथ उठा लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने मुल्क चलाना है तो उसके लिए उनको जो उन्होंने अपने वसाइल इकट्ठे करने हैं मुल्क चलाने के लिए, तो फिर वो एक दहशतगर्द तंजीम जो मुसलमा है, जिनके बयानात मौजूद हैं, इकबाली बयानात मौजूद हैं, उनके तर्जमान के मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात APS समेत तस्लीम किया हुआ है उन्होंने कि जब हमारे हैं। तो वो बाजोड़ में भी आज कोई वो खुफिया मीटिंग शीटिंग हो रही थी, तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद का कोई करीबी है या उसका भी आगे नायब है गफूर उर्फ जलील, वो जो हमारी फोर्सेस हैं उनके हाथों मारा गया है। ओआईसी से मुझे ये तवक्को है कि अफ़गानिस्तान के लिए कम से कम ज़िंदा रहने का एक सामान ज़रूर हो जाएगा। अगर बात चले जाए उनको तस्लीम करने को,
करने की तरफ, जिसके इम्कानात मुझे कम नज़र आ रहे हैं सरदस्त। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जो इनका हमारी वजारत ख़ारजा का जिस राय हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए बगैर भी अफ़गान अवाम की मदद की जा सकती है। इस तरह का कोई ये हल निकालना चाह रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो यूएन के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं उनको भी दावत दी हुई है, जर्मनी को भी बुलाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह भी, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी इसमें आएंगे। बहरहाल मैं इससे थोड़ी सी तवक्को कर रहा हूँ कि ये एफ़र्ट जो है ये किसी हद तक कामयाब होगी। 50% होती है, 40% होती है, या हो सकता है 100% हो जाए, लेकिन इसका नतीजा मुझे जो है वो मुस्बत नतीजा नज़र आ रहा है। और दूसरी ये खबर जनाब ये है कि इमरान खान साहब जनाब पंजाब में कोई बदमाश किस्म का तगड़ा वज़ीर आला लाना चाह रहे हैं। ये इमरान खान साहब के करीबी ज़राए ये खबरें ऐसी लीक कर रहे हैं, लीक कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। मुझे भी किसी ने कहा है, उनके करीबी बंदे ने, कि हम पंजाब में वो फवाद चौधरी साहब वैसे ही ख़िलाफ़ है ना यार इसके बुज़दार साहब के, तो वो तो शुरू से इनकी कारकर्दगी में सवाल उठाते रहे। बहरहाल इस तरह की वहाँ से कोई खबर लीक हुई है कि जनाब पंजाब में हम ला रहे हैं कोई तगड़ा तड़लेगा वज़ीर आला, और जो डंडा चलाना जानता हो। और फिर फवाद चौधरी साहब उम्मीदवार हैं वजारत दाखिला के। वजह इसकी ये बयान की जा रही है कि जनाब अब ये घबराए हुए हैं इमरान खान साहब अपोजिशन की तहरीक से, और फिर नैब के ज़रिए भी कुछ सज़ाएँ वगैरह करवानी है इन्होंने। नैब की अदालतें बननी है ना ऑर्डिनेंस के तहत, एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उनको हाई कोर्ट के बराबर मराद दे के 3-3 साल के लिए लोगों को फिर जेलों में डालना है, फिर पकड़ दकड़ होनी है। इसके लिए वो कहते हैं तगड़े मजबूत असाब के बंदे चाहिए। ये चौधरी तो वो हो नहीं सकते, चौधरी बिरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही नहीं हो सकते। चौधरी परवेज़ इलाही और शहजाद साहब सऊदी अरब पहुँच गए हैं, वहाँ वो हजाज मुक़द्दस। तो बहरहाल वो जनाब ये चौधरी नहीं हो सकते, क्योंकि चौधरी वो काम नहीं कर सकते। चौधरी वज़ादार लोग हैं वो उस तरह के, और फिर उनके आजकल जो राब्ते हैं, मोहब्बतें हैं जो नून लीग के साथ, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के साथ जो बढ़ रही हैं, उसके भी नतीजे में वो नहीं होगा। और ये काम है ना, पता नहीं इनसे कोई करवा रहा है, गड़बड़ हो जानी है। अगर ये उनको इस्तीफ़ा दिलवा के बुज़दार को नया बंदा लाते हैं तो पता नहीं वो इलेक्ट होता है दोबारा वज़ीर आला, इनका नहीं होता, तहादी किधर जाते हैं। बुज़दार के हद तक वादा किया हुआ है काफ लीग ने, जनाब हम पूरे करवा देते हैं, लेकिन नए के बारे में क्या होगा। और फिर काफ लीग वाले जो हैं वैसे भी वो गवर्नर के भी ख़िलाफ़ हो चुके हुए हैं, कोई पता नहीं अंदर खाते क्या बातें चल रही हैं उनकी, और हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस तरह इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। वो ख़बरें क्यों लीक की जा रही हैं ये मुझे नहीं पता, वो पता करेंगे। कल इतवार है, इतवार को लोग आएंगे लाहौर में, तो उनसे पूछ लेंगे भाई जी ये आप ऐसी खबर आपके तवस्सुत से मुझ तक पहुंची है, तो इसका पस मंज़र क्या है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का प्लान जो है, अगर है वो हो सकता है यार, वो जो होते हैं हुकूमतें अदल बदल करवाने वाले, वो कोई ऐसा झांसा दे के इनको मरवाना चाह रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि पंजाब में ऐसी तब्दीली की एक और बिला वजह की, यानी कि ना नून लीग तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, कोई जमात भी इख्तियार लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मजबूरन उनके गले में ऐसा ढोल पड़ जाए कि उन्हें बजाना पड़ जाए। खान साहब बहरहाल अपनी एक सोच है उनकी, अपना एक उनका कमाल है। और फिर हम बात कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ क्यों टारगेट है, कर लिया उन्होंने वो तर्जमानों के इजलास में, कल भी हल्का सा जिक्र किया था मैंने, कि कहा है कि शहबाज शरीफ का रगड़ा काट दो, हमसे रगड़ा काट दो। और फिर साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहजाद अकबर की, और शहजाद अकबर की ब्रीफिंग, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ के केस के हवाले से, वो जो एक इन्होंने बनाया हुआ है आइन के आर्टिकल 13 के ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ एक नहीं कि बना दिया, एक वाले नैब भी वही केस बना के बैठा हुआ, अब FIA वाले भी वही केस बना के बैठे हुए। शहबाज शरीफ क्यों टारगेट है, वो जनाब ये एक पुरानी बात है। मरियम भी ये कह चुकी हैं कि शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है, जब गिरफ़्तारी की बात हो रही थी, जब गिरफ़्तार कि इमरान खान समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ उनके मतबादल हैं। अब भी जब मामला इस तरफ जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट
की तरफ से कोई गर्म हवा आती है इमरान खान को, तो उनके जहन में पहला जो ख्याल आता है वो होता है कि जनाब शहबाज शरीफ ने कम पाता जाए, शहबाज शरीफ ने बाहर नहीं देता। उनकी जो सबसे बड़ी कोशिश इस वक्त नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से नाहल हो जाएं। खान साहब ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से पकड़े जाएं, नाहल हो जाएं और जल्दी जल्दी हो जाएं दिसंबर जनवरी में। और फिर वो एक मतबादल तो मेरे रास्ते से गया ना, जो इक़्तिदार में लाने वाले लोग होते हैं वो कहते कि एक बंदा तो गया ना मेरे उसमें से उम्मीदवारों में से। और फिर वो यार वो बाजवा साहब एक सैंडविच बने हुए हैं, उस पर कल बात करेंगे, वो बड़ा हसास सा मामला है, तो गड़बड़ वाला कुछ है मामला है। वो मैं अशारतन 2-3 व्लॉग्स में उसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खुल के ही बात करनी पड़नी है, जो इतला है वो आप तक पहुँचानी पड़ेगी मुझे, तो वो मैं करता हूँ जिक्र, कल करूँगा अगले व्लॉग में, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अब जनाब आते हैं आपके वज़ीर आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, पिछले व्लॉग में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन फिर जो मैंने देखा कि टीवी चैनल्स मुसलसल उसको उछाल रहे हैं कि जनाब उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को जानता था, दोनों करप्ट थे। वो कह रहे हैं दोनों करप्ट थे, यानी उनके करप्शन के दिनों से जानते हैं वो खान साहब। जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया, लूट मार की, ये वो खुद कह रहे हैं। और फिर जनाब वो कहते हैं करप्शन मुल्क तबाह कर देती है वगैरह वगैरह। और भुट्टो और शरीफ ख़ानदान जो है वो सियासत नहीं ख़ानदानी निज़ाम कायम करना चाहता है। अब जो खान साहब अगर जानते थे उनको बहुत अच्छी तरह, ये असाक डार के ख़िलाफ़ भी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, आपको पता ही है। और यार ये बताता हूँ, ये खान साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। कैसे धोए हैं? करप्ट लोगों से क्या फ़ायदे लिए हैं? एक तो वो शौकत खानों की बात है ना कि प्लाट शलाट उन्होंने दिया, मियाँ शरीफ ने कोई इनको, जो नवाज शरीफ के वालिद हैं उन्होंने इनको कोई फंड दिए थे करोड़ों में, इस तरह की बातें, वो तो अलग चीज़ें हैं एक। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा जिक्र करूँ वजीउद्दीन अहमद साहब का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ना कि 30 से 30 लाख महाना देते थे वो जहांगीर तरीन ने फ़ौरन तरदीद कर दी। तरदीद इसलिए कर दी वो तो फंस जाएगा जनाब, तुम 30 लाख कितों देते थे, कड़ी जगह तो दे रहे थे, कितों दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा जो 50 लाख हो गया। वजीउद्दीन साहब का आज एक इंटरव्यू मैंने देखा है, चल रहा था चैनल पे, इसी हवाले से वो फौज ने कहा फौजदारी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ डिफेमेशन की। अच्छा, अब वही उन्होंने वजीउद्दीन अहमद साहब से पूछा कि जनाब इन्ना खर्चा 30 लाख रुपये महीना थोड़ा होंगे, 50 लाख 5 मिलियन रुपये बनते हैं जनाब। उन्होंने कहा जनाब वो बर्मिंघम पैलेस से बड़ा जगह, इसको मेंटेन करने पे लाखों रुपए खर्च आते हैं, इसको छोड़ दें। उन्होंने वहाँ कोई पार्टियों का जिक्र किया कि आपको पता है कि वहाँ किस किस्म की पार्टियाँ होती हैं, कितनी महंगी पार्टियाँ होती हैं। बनी काला में ये वजीउद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और तड़ले वाले और नेक नाम जज थे, और इनमें पीटीआई में शामिल थे और ये उम्मीदवार रहे हैं, और इमरान खान उनके हक़ में कंपेन करता रहा है और कहता है ऐसा बंदा ही कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपको पता है वहाँ किस किस्म की पार्टियाँ होती हैं, कैसी पार्टियाँ होती हैं और कितने लोग आते हैं। वो आगे से सवाल कर रहे हैं, वो कहते हैं, एंकर कहता है कि आपको पता, वो कहा मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 30 लाख एमी थोड़ा कह दी हवा में। ये बड़ी खतरनाक बात है कि वहाँ इस तरह की पार्टियाँ, पहले भी बातें आती रही है कि चौथे फ्लोर पे पता नहीं क्या होता है, वहाँ क्या होता है। एक फ़ोन भी उनका गायब है जो कहते हैं रेहाम खां ले गई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऐसी पार्टियों की। ब्लैकबेरी वो बड़ा रोला उसका भी यार, वो ब्लैकबेरी वो ले गए थे और ये वो। अच्छा, अब खान साहब ने इनसे क्या थे, वो आपको पता ना कल ख्वाजा आसिफ वाले केस में भी वो मामला ये था, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहीं कह दिया था कि शौकत खान का एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है ना, जो पैसे आते हैं उनको, शौकत खान में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते कि वो हम समझते हैं कि वो एक अच्छा अदारा है, लेकिन बहरहाल वो बात फिर हो ही जाती है। जब वो ज़ात पे जाते हैं लोग तो नून लीग वाले भी चले जाते हैं। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया था जनाब इन्होंने कोई $7 मिलियन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड या जो भी है शौकत खान या इमरान खान के घर वाले
उन्होंने मस्कत और फ्रांस में इन्वेस्ट कर दिए ऐसी जगहों पे और वो डूब गए। और साग डार साहब ने कहा कि ओ भाई जी मेरे भी लखा पैसे से ਉਹਦੇ ਚ कि मैंने भी डोनेशनें दी हुई हैं। ये 2017 में बड़ा ट्रेंड चला था कि जनाब सोशल मीडिया पे कि इमरान खान साहब आप ऐसा करें, एक इकट्ठा करें, एक नया फंड बनाएं, एक नया खैरात मांगे लोगों से, अपने कारकुनों से, और साग डार के पैसे उसके मुंह पे मारे। जैसे शहीद मुराद शहीद साहब कहते हैं कि जनाब इतने अरब हम लाएंगे, इतने अरब उनके मुंह पे मारेंगे और फिर हम लमलेट हो जाएंगे IMF के आगे, सऊदी अरब के आगे। बहरहाल, अच्छा, अब मैं खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ इनको, इमरान खान, नवाज शरीफ और बेनज़ीर को, दोनों को जानता था, यानी मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता था, ये मतलब उनका निकलता है। मुझे तो यही समझ आइए, या उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़। अब ये एक मेरे हाथ में ख़त है, ख़त नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये एक दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब ने लिखी हुई है, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। ये आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिए, दस्तखत पहचान लीजिए। ये है अप्रैल 2 अप्रैल 1987 की एक दरख्वास्त है। डियर सर, जनाब वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा, वो कहते हैं जनाब के दरख्वास्त है, इस्तदा है कि मेहरबानी फरमाकर एक रहायशी प्लाट अलाट कर दें, रहायशी प्लाट मुझे दे दे एक। अच्छा, अगली बात जो है वो उसमें आती है झूठ में, मेरा कोई मकान नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। वो कहते हैं जनाब, हालांकि वो ये ज़मान पार्क वाला घर नहीं था, ये क्या था लेकिन वो कहते हैं जनाब मुझे एक रहायशी प्लाट दे दें, अलाट कर दें, मेरा कोई घर नहीं है, मैं उस प्लाट पर जो है अपना घर, अपना ज़ाती घर, अपना घर बनाना चाहता हूँ। और आगे उन्होंने यूएस ट्रूली पता नहीं क्या, अब पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। बहरहाल उन्होंने फिर आगे वो इस पर LDA के रिकॉर्ड से ये एक ख़त मिला था मुझे, ये पुराना ख़त है, तो वो इस पर फिर प्लाट स्लाट अलाट हो गया था। अब वो प्लाट कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अब ये बात यह है कि नून लीग वाले, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से केस बड़ा अरसा ज़ेर इल्तवा रहा है, जिसमें ये कहा कि उन्होंने जजों ने प्लाट लिए हैं झूठा बयान अल्फी दे के। इसी तरह का बयान अल्फी, जैसे जो मैंने आपको दिखाया है दरख्वास्त, एक और बयान अल्फी साथ होता है कि जनाब ये बात मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरा कोई घर नहीं है। जजेस ने प्लाट लिए थे वो कहते हैं कि बयान अल्फी दे के लिए थे, जबकि उनके अपने घर या प्लाट, रहायशी प्लाट मौजूद थे। तो इसको नून लीग क्यों नहीं छाल रही? नून लीग इसलिए नहीं, मेरा ख्याल है, छाल रही कि इसको उनकी नहली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए नहीं कर रही थी। इसमें फिर वो नवाज शरीफ साहब का भी नाम आएगा कि जनाब इन्होंने भी तो नवाजा था ना, गैर कानूनी तौर पे एक प्लाट अलाट किया। लेकिन मेरा ख्याल है इनको करना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नहली पे तो ठप्पा लग चुका हुआ है, ताहजात नहल हो गए हुए। अगर नून लीग नहीं तो जैसे चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो जमात है, जस्टिस पार्टी, उन्होंने टैरियान वाला मुद्दा उठाया हुआ है, तो ऐसे ही उस तरह वो भी ये इसको एक सादक और अमीन वाली बात जो है ये तो कन्फर्म होती है, रिकॉर्ड से ये साबित होती है, शहादतों की ज़रूरत नहीं है। ये उनका जो दरख्वास्त है LDA के रिकॉर्ड से मुस्तदका, वो ले जाए, वो प्लाट जो अलाट हुए थे इसके एवज वो फाइल ले जाएं, और इनका उस वक्त जो लाहौर में घर था उसके डॉक्यूमेंट ले जाएं। अल्लाह खैर सला, झूठ साबित, सादक और अमीन वाली बात कहाँ गई? और अब जो मैं बात कर रहा हूँ एक और वो ख़तरनाक बात है, वो टाइम भी काफ़ी हो गया है, वो कि आपके जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं वो बड़ी बुरी तरह सैंडविच बन गए हुए हैं। वो किन के दरमियान सैंडविच बने हैं? अपने ही लोग होंगे उनके जिनके दरमियान सैंडविच बने। तो उस पर फिर हम बात अगले व्लॉग में कर लेते हैं। और फिर थोड़ी सी बात वो जो यार डेरा इस्माइल खां में हुआ है, ANP के उमर खताब शेरानी, पिछले भी व्लॉग में मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि जनाब ANP वाले बेचारे ज़ेर ताबी हैं काफ़ी अरसे से, 2007-8 से मुशर्रफ दौर के बाद वो उनकी कंपेन चंपेन शहादतें वगैरह बढ़ी हुई हैं। तो वो मुझे याद आ गया कि अली मीन गंडापुर की चंद दिन पहले एक वीडियो सराइकी ज़बान में चल रही थी। ये अली मीन गंडापुर के भाई हैं,
उमर अमीन गंडापुर, ये भी वहाँ मेयरशिप के कैंडिडेट थे। और फैसल करीम कुंदी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वहाँ उम्मीदवार हैं। तो इन्होंने ये धमकी दी थी अली अमीन गंडापुर, मुझे नहीं पता अब हकायक क्या हैं, वो तफ्तीश होगी, चीज़ें सामने आएंगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जनाब मैं वज़ीर हूँ, या ये बल्दियात का वज़ीर कौन है, मेरा भाई, इलेक्शन कौन लड़ रहा है, मेरा भाई यानी उमर, और फ़ंड किसने देने हैं, वज़ीर बल्दियात ने, KB में हुकूमत किसकी है, हमारी। उन्होंने वहाँ ये धमकी दी कि अगर ये कामयाब हो के यहाँ इस हल्के में या दफ्तर में बल्दिया के या मेयर के दफ्तर में दाखिल होकर दिखाए। ये अली अमीन गंडापुर ने धमकी नमा, वो उनका जो खिताब था, और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी हुआ था कि ये ज़ाहिर है को कंपेन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने भाई की 50,000 रुपये अदा कर दिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अब वो उनके जो बेटे हैं उमर खताब शेरानी साहब के, उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि मेरे बाप का जो कत्ल है वो सियासी कत्ल है। तो बात फिर अली अमीन गंडापुर के जो बयान की तरफ अगर जाएगी तो फिर तहकीक शहकीक जो भी FIR उनको भी फिर शामिल तफ्तीश तो करना पड़ेगा। यार ये जो होते हैं ना जुल्म, अत जिसको कहते हैं, अत खदादा वैर, ये कभी ना कभी इस केस में नहीं जो जुल्म किया हो उसमें नहीं, किसी दूसरे में। यार एक ना मुझे बड़े सीनियर वकील ने बताया कि एक बहुत बड़े बदमाश थे, वो कहते मेरे क्लाइंट थे, तो वो कहते हैं जनाब वो 6-7 केसों में, कत्ल के केसों में, मुख्तलिफ केसों में, मुख्तलिफ वक्त में जो उसके खिलाफ होते रहे, वो बरी होता रहा। फिर एक दफ़ा वो पकड़ा गया किसी केस में, तो वो वकील साहब कहते हैं कि उस बदमाश ने मुझे कहा कि हुन मैं फांसी तो बचना नहीं हैगा। उन्होंने कहा ये बाकी उन केसों में तुम बचते रहे हो जो तुमने जुर्म किए थे, उनमें बच गए, बरी हो गए, लेकिन इस केस में आप कह रहे हो कि मैं बचना नहीं, जो तुमने किया ही नहीं जुर्म। उसने कहा जी आप देख लीजिएगा, ये अल्लाह की पकड़ में अब मैं आया हूँ, उन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मैं बाज नहीं आया। मेरे उसी तरह जो मेरा बदमाशी है उसी तरह बदमाशी मेरी कायम है। अब इस केस में मैं बेगना फंसा हूँ, लेकिन देख लेना मुझे फांसी होगी। और वो वकील साहब ने मुझे बताया कि वाक़ईतन उसके फांसी हो गई थी उस केस में, जो उसने किया ही नहीं था, जो वो करता रहा। वो कहता है वो मुझे कह रहा था, बार बार कह रहा था कि मैं अल्लाह के पकड़ में आ गया हूँ यार, ये मुकाफ़ाती अमल, मुझे इस जुर्म की सज़ा नहीं मिल रही, मुझे पुराने जुर्मों की सज़ा मिल रही है जो मैंने माजी में किए हैं, जो साथ मैंने लोगों की जानें ली हैं। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मैं तो इस तनाज़र में भी देख लेता हूँ चीज़ों को, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, गलत भी हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।